ओरछा प्रसिद्ध महलों के लिए नहीं अकेला, ओरछा को प्रसिद्ध बनाने में सबसे बड़ा हाथ है राम राजा सरकार के मंदिर का यहाँ पर होना, जो हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व का इकलौता मंदिर है जहाँ राम जी की पूजा एक राजा के रूप में होती है। हम इस राजा महल के अंदर 120 कमरे बनाए गए थे और इसका जो रनिवास है उसमें केवल 7 कमरे ऐसे थे जो उनके लिए बेडरूम का काम करते थे, क्योंकि यहाँ के राजा की 6 रानियां थी। तो 6 रानियों के लिए 6 बेडरूम थे, एक राजा के लिए था। आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मैं पहुंचा हूं ओरछा, और ओरछा किले की जो जानकारी है पूरा वीडियो है गाइड के साथ होने वाला है। और हमारे साथ गाइड भाई जो हैं उनसे मिलते हैं। ये हैं गाइड भाई। सर जी, शुभ नाम बता दीजिए। संजय सिंह यादव मेरा नाम है। तो चलिएगा, सफ़र शुरू करें। आइए। ये ओरछा के किले के अंदर आने का रास्ता है, मेन गेट है इस परिसर का। इसमें जो कीले लगे हुए हैं गेट के ऊपर, ये एंटी एलिफेंट डोर कहलाता है कि आसानी से हाथी इस गेट को तोड़ नहीं सकेगा। उस जमाने में दुश्मनों की जो आर्मी होती थी वो अधिकांशतः सबसे ताकतवर जानवर हाथी का उपयोग करते थे किसी गेट को तोड़ने के लिए, लेकिन ये लगे हुए कीले उनको रोकते थे और तोड़ नहीं पाते थे। अब हम किले परिसर के अंदर प्रवेश करेंगे। अभी हम लोग आ चुके हैं गेट के अंदर, और इसके अंदर का जो भाग है इसकी पूरी जानकारी है गाइड के माध्यम से जानेंगे। और आप लोग बने रहिएगा पूरे वीडियो में। ओरछा की खोज 16वीं सदी में हुई थी राजा रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा। ओरछा को जो बसाया गया था 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट में इनके महल देखने को मिलते हैं। इस परिसर में 3 महल बनाए गए थे। ओरछा का पहला महल राजा महल है, उसमें 500 साल पुरानी पेंटिंग है। ओरछा का दूसरा महल जहांगीर महल है, उसे देखने के लिए यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं, आर्किटेक्चर के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। तीसरा है शीश महल। शीश महल आज होटल में कन्वर्ट हो चुका है, पहले वो राजा का गेस्ट हाउस था। हम सबसे पहले इस महल की यात्रा पर जाएंगे, वो महल राजा महल होगा। और उस दौर में जो महल बनाए जा रहे थे वो लगभग आर्किटेक्चर को सेम रखते थे। किसी भी पैलेस को बनाने में इसके 3 पार्ट महत्वपूर्ण भूमिका में आते हैं। पहले पार्ट को बोलते हैं दीवाने आम, जनता दरबार। दूसरे पार्ट को बोलते हैं दीवाने खास, उनका मंत्रालय। और तीसरे पार्ट को बोलते हैं रनिवास। ये राजा महल का पहला पार्ट है जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पब्लिक की समस्याओं को सुनते थे राजा। दीवाने आम बुंदेलखंड के राजाओं की एक कोर्ट हुआ करती थी। आज भले ओरछा एक छोटा सा गांव है, लेकिन उस दौर की हम चर्चा करते हैं तो ओरछा एक घनी आबादी का शहर हुआ करता था। लगभग 40,000 लोग यहाँ पर वास करते थे। कहते हैं ये आज समेट के छोटा इसलिए बचा है क्योंकि राजा यहाँ से टीकमगढ़ चले गए थे। टीकमगढ़ जाने के बाद काफ़ी सारी जनसंख्या यहाँ पर लोगों की राजा के पीछे पीछे चली गई टीकमगढ़। तो ओरछा का सबसे बड़ा भाग जनता का जो है वह टीकमगढ़ में रह रहा है। ऊपर सीलिंग की तरफ हम देखते हैं, छतों की तरफ, तो बहुत ही सुंदर पेंटिंग नज़र आती है आपको। ये पेंटिंग 16वीं सदी में बनाई गई थी फूल पत्तियों के कलर से। आज तक सुरक्षित बची हुई है। जब भी आप ओरछा की तरफ आते हैं तो ये पेंटिंग हूबहू आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पेंटिंग का कुछ पार्ट आपको एक कारपेट के पैटर्न की तरह भी नजर आएगा। ये पैटर्न कारपेट की तरह इसलिए होते थे क्योंकि ऐसे ही यहाँ पर कारपेट नीचे बिछाए जाते थे, तो नीचे भी कारपेट ऊपर भी कारपेट, मतलब कि मिरर का काम करता था। जैसे कि दीवाने आम में आप देख रहे हैं, ऊपर के बैठने के भाग जो है राजा का हुआ करता था। और दूसरा जो पार्ट हम देख रहे हैं इस तरफ, इसमें मंत्री वगैरह बैठते थे। और तीसरा जो पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर पब्लिक खड़ी होती थी। जनता दरबार में ये 3 पार्ट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में आते थे, जहाँ राजा के बैठने की जगह होती थी, राजा जज की तरह काम करता था, मंत्री वगैरह होते थे जो उनके वकालत करते थे। और तीसरा जो पॉइंट जहाँ पर आम जनता खड़ी होती थी, जिससे सुनवाई होती थी। ऐसे तो ऐसे ही न्याय होता था, क्योंकि पहले कोर्ट वगैरह तो हुआ नहीं करते थे। नहीं, पहले कोर्ट नहीं होते थे। ये पब्लिक मीटिंग हॉल जो होते थे, राजा पब्लिक से मिलते थे। इवन इनकी जो समस्याएं होती थी उनको सुनते थे, और इनके द्वारा किया गया कुछ क्राइम होते थे, राजा उनको जो है यहाँ पर जजमेंट भी करते थे। उस जमाने में राजा ही जज होता था। ये राजा महल का उत्तरी दरवाजा है। ये मुख्य द्वार नहीं है, मुख्य द्वार पूरब दिशा की ओर खुलता है। ये उत्तरी दरवाजा है, यहाँ से राजा निकल के दीवाने आम में प्रवेश करते थे। इसी दरवाजे से आते हाँ, जैसे ही आप लोग महलों की तरफ एंटर करते हैं तो वहाँ पर हमारे कुछ कर्मचारी होते हैं जो कि आपके द्वारा लिया गया टिकट चेक करते हैं। बता दूं, यहाँ भारतीय की जो शुल्क है वो 50 रुपये है, और वहीं फोटोग्राफी की जो शुल्क है वो 400 रुपये है। वहीं विदेशी पर्यटकों को उसका 750 रुपया देना पड़ता है।
तो ये टिकट जो है पुरातत्व विभाग के द्वारा ली जाती है, ये पूरे ओरछा के मोनूमेंट को घुमाती भी है। ये हम राजा महल के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर जो दरवाज़ा लगा हुआ है वो सागवान की लकड़ी से बना हुआ है। तो ये 500 साल पुराना दरवाज़ा आपकी आंखों के सामने है। ओरछा का जो घने जंगल की हम चर्चा करें तो इसमें सागवान बहुत मात्रा में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की सागवान बड़ी प्रसिद्ध है, आप जानते हैं फर्नीचर बनाने के काम में आती है। जब भी आप किसी राजपूत पैलेस के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको मेन गेट के सामने एक दीवार नजर आती है। यह कारण होता था कि वो महल के अंदर के पार्ट को बाहर से कोई देख नहीं पाएगा और लेफ्ट राइट में उनकी एंट्री होती थी अंदर जाने की। हम इसके राइट गेट से एंट्री कर रहे हैं और जैसे ही हम एंट्री करते हैं हमको एक विशाल आंगन नज़र आता है, जो कि उस दौर में आंगन बड़े महत्वपूर्ण होते थे। और ये महल हमें 2 पार्ट में नज़र आता है। ये पहले पार्ट को मर्दाना पार्ट बोलते हैं, अंदर जो पार्ट है उसको रनिवास बोलते हैं, जहाँ रानियाँ रहती थी। यहाँ जो बड़े से हॉल आप देख रहे हैं ये खास दरबार हुआ करता था। यहाँ राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके प्राइवेट मीटिंग करते थे फॉर द फ्यूचर प्लान। कहते हैं दूर से आए हुए राजा भी इसी महल हॉल के अंदर बैठ करके मीटिंग करते थे और राजा की उनकी जितनी भी निर्णायक चीज़ें होती थी वहाँ होती थी, प्राइवेट मीटिंग वगैरह। इस तरफ यदि आप नज़र डालते हैं तो आपको एक ऊंचा चबूतरा नज़र आता है। ये जो ऊंचा चबूतरा आप देख रहे हैं यहाँ पर रंगमंच का काम करता था। यहाँ पर डांसर्स डांस करती थी और आप जानते हैं कि 16वीं सदी में ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी मनोरंजन के लिए, पॉसिबल था तो डांस और म्यूजिक जो राजा लाइव देखते थे। तो आपको इस महल में 2 डांस स्टेज नज़र आएंगे, पहली आप यहाँ देख सकते हैं, दूसरी इसके अंदर की ओर बनी हुई है। हर एक महल में होता है कि उस ज़माने में जो रानियाँ रहती थी वो डायरेक्ट इस जेंट्स कोर्टयार्ड में नहीं आ पाती थी, तो पीछे कुछ झरोके बने हुए हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। वो झरोकों के पीछे रानियों के बैठने की जगह होती थी ताकि वो वहाँ से सब कुछ देख सके और कोई ताक झाक नहीं कर सकेगा। इस राजा महल के अंदर 120 कमरे बनाए गए थे और इसका जो रनिवास है उसमें केवल 7 कमरे ऐसे थे जो उनके लिए बेडरूम का काम करते थे, क्योंकि यहाँ के राजा की 6 रानियाँ थी। तो 6 रानियों के लिए 6 बेडरूम थे, 1 राजा के लिए था। कहते हैं इस महल की संरचना जो रखी गई थी, नींव रखी गई थी, वो राजा रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा रखी गई थी, जो ओरछा के खोज करता थे, खोजा थे उनके द्वारा। इस महल को वो कंप्लीट नहीं करा सके, उनके जो बेटे थे महाराजा मधुकर जी, उन्होंने इस पैलेस को कंप्लीट किया था। महाराजा मधुकर जी की हम चर्चा करते हैं तो वो कृष्ण भगवान के बड़े भक्त थे। उनकी जो महारानी थी वो राम भगवान की भक्त थी। अब आप जानते हैं राम भगवान और कृष्ण भगवान ये विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो इनके बेडरूम में हमें विष्णु भगवान के दशावतारों की पेंटिंग भी देखने को मिलेगी। वो पेंटिंग 500 साल पहले बुंदेला राजाओं ने प्राकृतिक रंगों से बनवाई थी। ये हम रनिवास के अंदर प्रवेश करते हैं तो बीच में एक जगह मिलती है, ये इनका डाइनिंग एरिया का काम करता था। यहाँ राजा महाराजा जो है बैठ के खाना खाते थे और यहाँ जो सीलिंग पे पेंटिंग हम देख रहे हैं ये 500 साल पुरानी पेंटिंग है और ये पूरी कारपेट की तरह है। मैं बता चुका हूँ कि कारपेट किस प्रकार से जो है वो लगते थे ऊपर, क्योंकि सेम कारपेट उस ज़माने में इस फ्लोर के ऊपर भी बिछाते थे। यहाँ जितने भी लोहे के कड़े आप देख रहे हैं ये इनके पर्दे लगाने का काम आता था। ये पूरा हॉल कवर होता था, बिल्कुल जिनका ये डाइनिंग एरिया था। इस टैंक में आप देख रहे हैं ठंडा पानी भरते थे, उस पानी के ऊपर सुगंधित फूल इत्यादि भरे पड़े रहते थे। इसकी सीलिंग पे हमें 2 लोहे के छल्ले नज़र आएंगे, देख रहे होंगे आप लोग। इन छल्लों से यहाँ पर बड़ा सा एक पंखा लगाते थे और दोनों तरफ में दासियाँ खड़े होकर के उस पंखे को खींच के चलाती थी ताकि इसके अंदर बैठे उनके राजा रानियों को ठंडी और सुगंधित हवा मिल सके। पंखा ऊपर लगाया जाता था। पंखा ऊपर लगाया जाता था। उसके बाद दासियाँ हंसती थी। हाँ, दासियाँ जो है उस पंखे को चला के यहाँ पर हमको ये खूंटी दिख रही है, वो पीछे देखिएगा, हैंगर का काम करते थे। उस ज़माने में जितनी भी खूंटियाँ आप देखेंगे महलों के अंदर वो सब हैंगर का काम करती थी। कोई ना कोई थैला लटकाने के काम में, कोई सामान लटकाने के काम में आते थे। तो जितने भी आप आले देखते हैं उन आलों में वो लैंप रखते थे और जहाँ लैंप रखते थे उसके पीछे दर्पण रखते थे ताकि रिफ्लेक्शन से ढेर सारा प्रकाश बाहर की तरफ आएगा। ये हम राजा महल के रनिवास में आ चुके हैं और जैसे कि बीच वाला कमरे को आप देख रहे हो वो राजा का शयन कक्ष हुआ करता था। यहाँ पर कमरा नंबर 8 लिखा है। हाँ, 3 कमरे इनके सीधे हाथ पे हैं और 3 कमरे इनके उल्टे हाथ पे हैं। 3 और 3 6 उनके रानियों के बेडरूम हुआ करते थे, बीच में राजा का बेडरूम हुआ करता था। और कहते हैं इस पैलेस को बनाने में राजा को 60 साल का वक्त लगा। 1501 से लेकर 1561 तक इसमें काम चलता रहा और जो शुरुआत किए थे राजा वो नहीं कंप्लीट कर पाए इस महल को, उनकी मृत्यु हो गई। और इस महल को आगे बढ़ाया भारती चंद ने, उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन कंप्लीट शेप दिया उनके सबसे छोटे बेटे महाराजा मधुकर। उनकी महारानी जो भगवान श्री राम को अयोध्या से ओरछा लेकर के आई। ओरछा
प्रसिद्ध महलों के लिए नहीं अकेला, ओरछा को प्रसिद्ध बनाने में सबसे बड़ा हाथ है राम राजा सरकार के मंदिर का यहाँ पर होना, जो हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व का इकलौता मंदिर है जहाँ राम जी की पूजा एक राजा के रूप में होती है। हम राम राजा सरकार बोलते हैं। हम सबसे पहले आपको ले चलेंगे उन्हीं महारानी के सैन्य कक्ष में जो भगवान श्री राम की बड़ी भक्त थीं और जो राम जी को अयोध्या से ओरछा लेकर के आई थी। महारानी के बेडरूम के बाद हम सीधे चलेंगे राजा के बेडरूम में। महारानी और महाराजा के बेडरूम में सेम पेंटिंग है विष्णु भगवान के अवतारों की, और विष्णु भगवान के अवतारों के अलावा यहाँ पर कृष्ण भगवान की लीलाओं से पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि राजा कृष्ण भगवान के भक्त थे। ये इस महल का मास्टर बेडरूम हुआ करता था, जो बीचों बीच स्थित है। ये राजा का बेडरूम था। 500 साल पुरानी पेंटिंग इसके अंदर है। इसको फ्रेस्कोस वॉल पेंटिंग बोलते हैं। फ्रेस्कोस वॉल पेंटिंग का मतलब होता था पीले प्लास्टर की। आज तक ये पेंटिंग सुरक्षित रखी हुई है। इसमें सेम वही पेंटिंग है विष्णु भगवान के अवतारों के बारे में बताया गया। ये जो पेंटिंग पहले कलर तो हुआ नहीं करते थे, ये पेंटिंग किससे होती थी? प्राकृतिक रंगों से। प्राकृतिक रंग फूल पत्तियों से लिए जाते हैं। फूल पत्ती? हाँ, इसे हम बोलते हैं वेजिटेबल डाइज इंग्लिश में, वनस्पति रंग बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पर एक पेंटिंग है, इसमें श्री कृष्ण भगवान गोपिकाओं के वस्त्रों को पेड़ के ऊपर छुपा के रखे हुए हैं। और एक पेंटिंग इस तरफ है जिसमें श्री कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर लिए खड़े हुए हैं। ये पूरा ही राजा का सैन्य कक्ष था। यहाँ पर एक गुप्त मार्ग हुआ करता था। ये गुप्त मार्ग बनाया गया था कि राजा के ऊपर कोई अटैक कर देगा तो राजा वहाँ से भाग जाएगा। सारे गुप्त मार्ग 19वीं सदी में बंद कर दिए गए, क्योंकि जो मार्ग अंदर से बाहर जाते बाहर से अंदर। यहाँ पर एक सीन है पेंटिंग में, इसमें राजा रुद्र प्रताप सिंह को घोड़े के ऊपर बताया गया है, जो ओरछा के खोज करता थे, फाउंडर थे, क्योंकि राजा रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा ही इस जगह को खोजा गया था और वो यहाँ पर शिकार करने के लिए आए थे। यहाँ 1501 में। 1500 में? हाँ, शिकार करने के लिए आए थे। कहाँ से आए? गढ़कुंडार से आए थे। ओरछा उनकी सेकंड कैपिटल थी, बुंदेलखंड की पहली कैपिटल गढ़कुंडार थी। गढ़कुंडार यहाँ से 53 किलोमीटर दूर है, निवाड़ी के पास। ये जो बोल बनाए गए ये हवाओं प्रकाश के लिए थे, तो उसमें हवाओं के थे, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं उस ज़माने में। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास में खिड़कियाँ हुआ करती थी जिनसे हवा यहाँ पर आती थी प्रॉपर। और बेडरूम में केवल राजा रात में आते थे, दिन के समय तो अपने कार में व्यस्त रहते थे। उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं इसके टॉयलेट, कि 16वीं सदी में किस प्रकार के इनके टॉयलेट बाथरूम हुआ करते थे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी भी जगह पर। राजा महाराजाओं के टॉयलेट इस प्रकार से बने हुए हैं। आइए प्लीज़, ये इनका बाथरूम था, यहाँ वो नहाते थे। यहाँ पर 3 टैंक बने हुए हैं, आप देखिए प्लीज़। एक टैंक यहाँ पर वो ठंडे पानी के लिए था, यहाँ जो पाइप देख रहे हो उस पाइप से पानी इसमें आता था। दूसरा जो टैंक आप देख रहे थे, यहाँ पर गर्म पानी करते थे वो लोग। एक कढ़ाई जो लगी हुई है 500 साल पुरानी है, और नीचे जो है भट्टी बनी है, इसमें लकड़ी डाल के वो आग लगाते थे। तीसरा जो टैंक हम देख रहे हैं वो मिक्स वाटर के लिए था, इसमें ठंडा और गर्म पानी मिक्स किया जाता था। और ये इनके स्नान करने की जगह थी, यहाँ वो स्नान करते थे। अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर उनका टॉयलेट हुआ करता है। 500 साल पुराने टॉयलेट स्थित है। ये 3 दिन इसलिए है क्योंकि 6 रानियाँ होती थी तो बच्चे भी ज़्यादा होंगे, तो बच्चों के लिए एकदम से 3 टॉयलेट एक साथ बने हुए हैं। ये बने हुए हैं, अभी आपको याद होगा थोड़े दिन 15-20 साल पहले इसी प्रकार के हुआ करते थे। सर जी, यहाँ पर जो है ये इंडियन सीट है, ये एक प्रकार से इसको खुद ही बोलते हैं। वेस्टर्न सीट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो कमोड इस प्रकार के नहीं होते थे। और हमारे इंडिया में इसी प्रकार से जो खुदियाँ हुआ करती थी, और जो बड़े लोग होते थे उनके घरों के अंदर इस प्रकार से टॉयलेट बनाए जाते थे। अदरवाइज जो आम लोग होते थे वो तो बाहर जाते थे। क्या ये रास्ता का रास्ता है, यहाँ सीढ़ियाँ जो है काफ़ी ऊंची ऊंची हैं। आराम आराम से आइएगा।
क्योंकि ऊंचे स्टेप इसलिए बनाए जाते थे सुरक्षा की दृष्टि से, कोई यहाँ पर दौड़ न लगा सके। आइए। तो दौड़ की स्पीड से दुश्मन आते हैं। जी जी। काफी ऊंची है। हाँ, इसलिए तो दौड़ नहीं लगा पाएगा कोई। लगता है एक से ज्यादा ऊंची है। हाँ है। अच्छा, पहले ये नहीं था, ये जो राजा थे, लोग इतने छोटे से जीवन जाते थे क्या? बिल्कुल जाते थे। ये हम राजा महल की छत के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ जो छतें आप देख रहे हैं उस ज़माने में रानियों के टहलने की जगह थी। ये आपकी जानकारी में है कि उस ज़माने की जो रानियाँ होती थीं वो नहीं अलाउ थी राजा महल के बाहर जाने के लिए। कहीं छतें वगैरह होती थी जहाँ पर अपनी को चहलकदमी कर सकती थी। यहाँ से एक खिड़की दिखेगी आपको जहाँ से चतुर्बंदर साफ दिखता है। इन बरामदों में रानियां बैठती थी और यहाँ पर एक खिड़की है जहाँ से चतुर्बंदर साफ दिखता है, जहाँ पर लोकल के लोग ये बताते हैं कि यहाँ से महारानी भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए खिड़की बनाई थी। उस ज़माने का आर्किटेक्चर देखो आप लोग, इस प्रकार से ये झरोका उस मंदिर के ठीक सामने स्थित है। कुछ मंदिर, चतुर्भुज मंदिर ये आपके ठीक सामने दिख रहा है। यहाँ आज विष्णु भगवान को समर्पित है ये मंदिर। ये उत्तर भारत का सबसे ऊंचा मंदिर है। सीधे हाथ पे जो व्हाइट बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो राम राजा सरकार का मंदिर है। यहाँ राम जी की पूजा एक राजा के रूप में होती है। कहते हैं एक दिन की बात, महाराजा महारानी चर्चा कर रहे थे तीर्थ यात्रा को लेकर के। महाराजा ने अपनी महारानी को बुलाया, कहा कि मेरा तीर्थ यात्रा जाने को मन कर रहा है, क्यों ना हम मथुरा वृंदावन चलें और बांके बिहारी के दर्शन करके आएं। इतना सुनते ही महारानी बोली, क्यों ना हम अयोध्या चलें और भगवान श्री राम के दर्शन करके आएं। राजा बहुत नाराज हो गए कि आपने मेरी बातों को काटा कैसे है, और महारानी को सीधा बोले कि आप अयोध्या जाओ और राम जी को लेकर के यहाँ पर आती हो तो आपको हमारे यहाँ एक महारानी का दर्जा मिलेगा, खाली हाथ मत आना। महारानी बेचारी अयोध्या जाती हैं। सरयू नदी के किनारे बैठ करके 1 माह तक बहुत कठिन तपस्या करती हैं भगवान श्री राम को पा लेने की, फिर भी राम जी के दर्शन उनको नहीं हो पाए। अब व्याकुल होकर के महारानी नदी में छलांग लगा जाती हैं और महारानी जैसे ही नदी में कूदती हैं, भगवान श्री राम एक बाल रूप में उनकी गोदी में आके बैठ जाते हैं। महारानी कहने लगी, प्रभु हम आपको लेने के लिए यहाँ पर आए थे, भगवान अंतर्यामी थे, सब जानते थे। कहा ठीक है, हम आपके साथ में आपके ओरछा जरूर चलेंगे, लेकिन 3 शर्तें होंगी। पहली शर्त कि मुझे आप अपने साथ जहाँ पर ले जा रही हैं वहाँ के हम राजा होंगे। दूसरी शर्त, हम आपके साथ पैदल चलेंगे, पुष्य नक्षत्र में चलेंगे। तीसरी शर्त, जहाँ बैठ गया सो वहाँ से उठूंगा नहीं। महारानी तीनों शर्तों के साथ भगवान श्री राम को अयोध्या से ओरछा ला रही होती हैं तो राजा एक बड़े से मंदिर का निर्माण कराते हैं। इसका नाम आज चतुर्भुज मंदिर है। इनकम्प्लीट रहा। महारानी जब लेकर के आएंगी राम जी को, अब राम जी को बैठने के लिए सबसे साफ जगह चाहिए होगी। तो जो आप देख रहे हैं व्हाइट बिल्डिंग, आज जो राम राजा सरकार का मंदिर है, कल ये रानी महल हुआ करता था। जहां राम जी को बैठाला वो उनकी किचन हुआ करती थी। राम जी वहां से फिर कभी उठे नहीं, क्योंकि जहां बैठ गए वो वहां से उठेंगे नहीं, ये शर्त में कहा था उन्होंने। फिर ये मंदिर जब बन के कंप्लीट हो गया तो बाद में विष्णु भगवान को बैठाला, इसलिए इसका नाम निकला चतुर्भुज। कई लोग बोलते हैं कि शर्त राम जी ने क्यों ली थी, तो उसका मुख्य रीजन यही था कि भगवान श्री राम जब यहाँ पर राजा के रूप में आ रहे थे तो राजा आपको मंदिरों में नहीं मिलेंगे, मंदिरों में मिलेंगे भगवान और राजा मिलेंगे महलों में। तो आज ये बुंदेला राजाओं का रियासी फोर्ट था, जहाँ पर वो रहने के लिए अपने महल बनाए थे। बुंदेलखंड का जो सैन्य दुर्ग हुआ करता था, जो आज झांसी का दुर्ग है, वो बुंदेला राजाओं के द्वारा ही बांधा गया था 1605 में। तो इनका सैन्य दुर्ग जो था वो झांसी का फोर्ट था। ओरछा में वो रहते थे। इनकी सेना जो है सबसे बड़ा पार्ट उनका झांसी में रहता था, तो झांसी भी बुंदेलखंड का ही पार्ट हुआ करता था। ये हम टहल रहे हैं जहाँ पर कल रानियाँ टहलती थीं, उस चीज़ को फील कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो है रानियों को यहाँ पर महसूस होता था। वाकई में महल तो बहुत सुंदर बना हुआ है और भव्यता इसकी देखते ही बनती है। और क्यों ना हो, जब 60 साल महलों को बनने में लगेंगे, स्वाभाविक है कि भव्यता दिखेगी। 60 साल लगे थे इस महल को बनने में। महलों को बनाने में वक्त इसलिए भी लगता था क्योंकि आज की जैसे समस्या थी उस जमाने में ट्रांसपोर्ट को लेकर के, बेचारे जानवर होते थे तो कितना सारा वक्त उन चीज़ों खींच के लाने में लग जाता था। आज के जैसे ट्रक वगैरह नहीं थे उस जमाने में।
यहाँ से वो झरोके आपको दिखेंगे जहाँ से वो रानियां बैठ करके डांस का आनंद लेती थी। आइए देखिए, यहाँ से डांस स्टेज सीधी दिखेगी आपको बिल्कुल। ये दोस्तों वही झरोके हैं जहाँ से जब डांस वगैरह हुआ करता था राजा के सामने, जो मेहमान भी आते थे, कचहरी लगती थी, विदेशी का कोई राजा दूसरे राज्य से आता था, वहाँ पर बैठते थे। यहाँ से रानियाँ सीधा देख सकती थी, ऐसा हमारे जो गाइड हैं उनके माध्यम से बताया गया है हमको, और वही आपको बता रहे हैं। बहुत सुंदर यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा डांस स्टेज का नज़ारा। और जब यहाँ डांस होता था तो ये तो वाकई में इतना सुंदर दिखता होगा। और वैसे ही मैं बता दूं आपको कि जब ये लाइव रहा होगा, जब राजा रानी यहाँ रहते थे, तो सुंदर महल की संरचना, जैसे कि पर्दे लगे हुए हैं, फूलों की लड़ियाँ लटक रही हैं, वो आज नहीं देखने को मिलता है। लेकिन ये पैलेस की भव्यता दिखते ही बनती है। जब आप कभी इस महल की ओर आएंगे तो आप देखेंगे वो पेंटिंग जो 500 साल पहले इन्होंने करी थी, आज तक किस प्रकार सुरक्षित बची हुई है। ये महल था राजा महल, जहाँ बुंदेलखंड के राजा रहे हैं 300 सालों तक। उसके बाद ये चले गए टीकमगढ़, और इस महल के बाद हम जहाँ जाएंगे वो ओरछा का सबसे मुख्य पार्ट है महल का, जहांगीर महल।